एटॉमिक हैबिट्स जेम्स क्लियर द्वारा। परिचय। मेरी कहानी। हाई स्कूल के दूसरे वर्ष के अंतिम दिन मेरे चेहरे पर बेसबॉल बैट से वार किया गया। जैसे ही मेरे सहपाठी ने पूरा जोर लगाया, बैट उसके हाथ से फिसल गया और मेरी ओर उड़ता हुआ आया और सीधे मेरी आंखों के बीच में जा लगा। मुझे उस पल की कोई याद नहीं है। बैट मेरे चेहरे पर इतनी जोर से लगा कि मेरी नाक कुचलकर यू आकार में आ गई। टक्कर से मेरे मस्तिष्क के नर्म ऊतक मेरी खोपड़ी के अंदर जा गिरे। तुरंत मेरे पूरे सिर में सूजन की लहर दौड़ गई। 1 सेकंड के अंश में मेरी नाक टूट गई, खोपड़ी में कई फ्रैक्चर हो गए और 2 आंखों के गड्ढे टूट गए। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि लोग मुझे घूर रहे थे और मदद के लिए दौड़ रहे थे। मैंने नीचे देखा और अपने कपड़ों पर लाल धब्बे देखे। मेरे एक सहपाठी ने अपनी पीठ से शर्ट उतारी और मुझे थमा दी। मैंने इसका इस्तेमाल अपनी टूटी नाक से बहते खून को रोकने के लिए किया। हैरान और भ्रमित, मैं इस बात से अनजान था कि मैं कितनी गंभीर रूप से घायल हो गया था। मेरे शिक्षक ने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और हम नस के कार्यालय की ओर लंबी पैदल यात्रा शुरू कर दी, मैदान के पार, पहाड़ी से नीचे और वापस स्कूल में। बेतरतीब हाथों ने मेरी कमर को छुआ, मुझे सीधा रखा। हमने अपना समय लिया और धीरे धीरे चले। किसी को भी एहसास नहीं हुआ कि हर मिनट मायने रखता है। जब हम नस के कार्यालय में पहुंचे तो उसने मुझसे कई सवाल पूछे। ये कौन सा साल है? 1998, मैंने जवाब दिया। ये वास्तव में 2002 था। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? बिल क्लिंटन, मैंने कहा। सही उत्तर जॉर्ज डब्ल्यू बुश था। तुम्हारी माँ का नाम क्या है? ओह, मैं रुक गया। 10 सेकंड बीत गए। पैटी, मैंने लापरवाही से कहा, इस तथ्य को अनदेखा करते हुए कि मुझे अपनी माँ का नाम याद करने में 10 सेकंड लगे थे। यह आखिरी सवाल है जो मुझे याद है। मेरा शरीर मेरे मस्तिष्क में तेजी से हो रही सूजन को झेलने में असमर्थ था और एम्बुलेंस के आने से पहले ही मैं बेहोश हो गया। कुछ ही मिनटों बाद मुझे स्कूल से बाहर निकाला गया और स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। पहुंचने के कुछ ही समय बाद मेरा शरीर काम करना बंद करने लगा। मुझे निगलने और सांस लेने जैसे बुनियादी काम करने में परेशानी होने लगी। मुझे दिन का पहला दौरा पड़ा। फिर मैंने पूरी तरह से सांस लेना बंद कर दिया। जैसे ही डॉक्टर मुझे ऑक्सीजन देने के लिए दौड़े, उन्होंने ये भी तय किया कि स्थानीय अस्पताल इस स्थिति को संभालने में सक्षम नहीं है और उन्होंने मुझे सिंसिनाटी के एक बड़े अस्पताल में ले जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर का आदेश दिया। सड़क पर स्ट्रेचर उबड़-खाबड़ फुटपाथ पर हिल रहा था। एक नस मुझे धकेल रही थी जबकि दूसरी हाथ से मेरी सांस अंदर ले रही थी। मेरी माँ, जो कुछ क्षण पहले ही अस्पताल पहुंची थी, मेरे बगल में हेलीकॉप्टर में चढ़ गई। मेरी टूटी हड्डियों को ठीक करने की जरूरत थी, लेकिन मैं सर्जरी करवाने की स्थिति में नहीं था। एक और दौरे के बाद दिन का मेरा तीसरा दौरा मुझे चिकित्सकीय रूप से प्रेरित कोमा में डाल दिया गया और वेंटिलेटर पर रखा गया। मेरे माता पिता इस अस्पताल के लिए अजनबी नहीं थे। 10 साल पहले वे मेरी बहन के 3 साल की उम्र में ल्यूकेमिया से पीड़ित होने के बाद भूतल पर उसी इमारत में आए थे। उस समय मैं 5 साल का था। मेरा भाई सिर्फ 6 महीने का था। 2.5 साल की कीमोथेरेपी उपचार, स्पाइनल टैप और बोन मैरो बायोप्सी के बाद मेरी छोटी बहन आखिरकार अस्पताल से खुश, स्वस्थ और कैंसर मुक्त होकर बाहर निकली। और अब 10 साल के सामान्य जीवन के बाद मेरे माता पिता खुद को एक अलग बच्चे के साथ उसी जगह पर पाते हैं। जब मैं कोमा में चला गया तो अस्पताल ने मेरे माता पिता को सांत्वना देने के लिए एक पुजारी और एक सामाजिक कार्यकर्ता को भेजा। यह वही पुजारी था जो 1 दशक पहले शाम को उनसे मिला था जब उन्हें पता चला कि मेरी बहन को कैंसर है। जैसे जैसे दिन ढलता गया, मशीनों की एक श्रृंखला ने मुझे जीवित रखा। मेरे माता पिता अस्पताल के गद्दे पर बेचैन होकर सोते थे। एक पल वे थकान से गिर जाते थे, दूसरे ही पल वे चिंता से जाग जाते थे। मेरी माँ ने बाद में मुझसे कहा, यह मेरी अब तक की सबसे बुरी रातों में से एक थी। मेरी रिकवरी। शुक्र है कि अगली सुबह तक मेरी सांसें इस हद तक ठीक हो गई थीं कि डॉक्टरों ने मुझे कोमा से बाहर निकालने में सहज महसूस किया। जब मैं आखिरकार होश में आया तो मैंने पाया कि मैं अपनी सूंघने की क्षमता खो चुका था। एक परीक्षण के तौर पर एक नर्स ने मुझे अपनी नाक साफ करने और सेब के जूस के डिब्बे को सूंघने के लिए कहा। मेरी सूंघने की शक्ति वापस आ गई।
लेकिन सभी को आश्चर्य हुआ। मेरी नाक साफ करने की क्रिया ने मेरी आंख के सॉकेट में फ्रैक्चर के माध्यम से हवा को मजबूर कर दिया और मेरी बाईं आंख को बाहर की ओर धकेल दिया। मेरी आंख सॉकेट से बाहर निकल गई, जिसे मेरी पलक और मेरी आंख को मेरे मस्तिष्क से जोड़ने वाली ऑप्टिक तंत्रिका ने मजबूती से अपनी जगह पर रखा। नेत्र रोग विशेषज्ञ ने कहा कि जैसे जैसे हवा बाहर निकलेगी, मेरी आंख धीरे धीरे अपनी जगह पर वापस आ जाएगी, लेकिन ये बताना मुश्किल था कि इसमें कितना समय लगेगा। 1 सप्ताह बाद मेरी सर्जरी होनी थी, जिससे मुझे ठीक होने के लिए कुछ अतिरिक्त समय मिल जाता। मैं ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी मुक्केबाजी मैच के गलत छोर पर था, लेकिन मुझे अस्पताल छोड़ने की अनुमति दे दी गई। मैं टूटी हुई नाक, आधा दर्जन चेहरे के फ्रैक्चर और उभरी हुई बाईं आंख के साथ घर लौटा। अगले महीने मुश्किल भरे रहे। ऐसा लगा जैसे मेरी जिंदगी में सब कुछ रुक गया हो। मुझे कई हफ्तों तक दोहरी दृष्टि रही। मैं सचमुच सीधा नहीं देख सकता था। इसमें 1 महीने से ज्यादा समय लगा, लेकिन मेरी आंख की पुतली आखिरकार अपनी सामान्य स्थिति में आ गई। दौरे और मेरी दृष्टि समस्याओं के बीच मुझे फिर से कार चलाने में 8 महीने लग गए। फिजियोथेरेपी में मैंने सीधी रेखा में चलने जैसे बुनियादी मोटर पैटर्न का अभ्यास किया। मैं दृढ़ निश्चयी था कि अपनी चोट को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ जब मैं उदास और अभिभूत महसूस करता था। 1 साल बाद जब मैं बेसबॉल के मैदान पर लौटा तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मुझे अभी कितना आगे जाना है। बेसबॉल हमेशा से मेरे जीवन का अहम हिस्सा रहा है। मेरे पिता ने सेंट लुइस कार्डिनल्स के लिए माइनर लीग बेसबॉल खेला था और मेरा भी पेशेवर रूप से खेलने का सपना था। पुनर्वास के महीनों के बाद मैं किसी भी चीज से ज्यादा मैदान पर वापस जाना चाहता था, लेकिन बेसबॉल में मेरी वापसी आसान नहीं रही। जब सीजन शुरू हुआ तो मैं एकमात्र जूनियर था जिसे वर्सिटी बेसबॉल टीम से बाहर कर दिया गया था। मुझे जूनियर वर्सिटी में सोफोमोज के साथ खेलने के लिए भेजा गया था। मैं 4 साल की उम्र से खेल रहा था और जिस व्यक्ति ने इस खेल पर इतना समय और प्रयास लगाया था, उसके लिए बाहर होना अपमानजनक था। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है जब ऐसा हुआ था। मैं अपनी कार में बैठा और रेडियो पर गाना सुनते हुए रोया। बेसब्री से कोई ऐसा गाना खोज रहा था जो मुझे बेहतर महसूस कराए। 1 साल तक खुद पर संदेह करने के बाद मैं सीनियर के तौर पर वर्सिटी टीम में जगह बनाने में कामयाब रहा, लेकिन मैं शायद ही कभी मैदान पर उतर पाया। कुल मिलाकर मैंने हाई स्कूल वर्सिटी बेसबॉल की 11 पारियां खेली, जो कि एक गेम से ज्यादा नहीं थी। अपने निराशाजनक हाई स्कूल करियर के बावजूद मुझे अभी भी विश्वास था कि मैं एक महान खिलाड़ी बन सकता हूं, और मुझे पता था कि अगर चीजें सुधरने वाली हैं तो इसे संभव बनाने के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। मेरी चोट के 2 साल बाद मोड़ आया जब मैंने डेनिसन यूनिवर्सिटी में कॉलेज जाना शुरू किया। यह एक नई शुरुआत थी और यह वह जगह थी जहां मुझे पहली बार छोटी आदतों की आश्चर्यजनक शक्ति का पता चला। मैंने आदतों के बारे में कैसे सीखा। डेनिसन में जाना मेरे जीवन के सबसे अच्छे निर्णयों में से एक था। मैंने बेसबॉल टीम में जगह बनाई और हालांकि मैं एक नए छात्र के रूप में रोस्टर में सबसे नीचे था, मैं रोमांचित था। अपने हाई स्कूल के वर्षों की अराजकता के बावजूद मैं कॉलेज एथलीट बनने में कामयाब रहा। मैं जल्द ही बेसबॉल टीम में शामिल होने वाला नहीं था, इसलिए मैंने अपने जीवन को व्यवस्थित करने पर ध्यान केंद्रित किया। जबकि मेरे साथी देर तक जागते थे और वीडियो गेम खेलते थे, मैंने अच्छी नींद की आदतें बनाई और हर रात जल्दी सो जाता था। कॉलेज के छात्रावास की गंदी दुनिया में मैंने अपने कमरे को साफ सुथरा रखने का फैसला किया। ये सुधार छोटे थे, लेकिन उन्होंने मुझे अपने जीवन पर नियंत्रण का एहसास दिलाया। मैं फिर से आत्मविश्वास महसूस करने लगा, और खुद पर यह बढ़ता विश्वास कक्षा में भी दिखाई दिया क्योंकि मैंने अपनी अध्ययन आदतों में सुधार किया और अपने पहले वर्ष में सीधे अ ग्रेड हासिल करने में कामयाब रहा। आदत एक दिनचर्या या व्यवहार है जो नियमित रूप से किया जाता है और कई मामलों में स्वचालित रूप से। प्रत्येक सेमेस्टर बीतने के साथ मैंने छोटी छोटी लेकिन लगातार आदतें जमा की, जिससे अंततः ऐसे परिणाम सामने आए जो मेरे लिए अकल्पनीय थे। उदाहरण के लिए, अपने जीवन में पहली बार मैंने प्रति सप्ताह कई बार वजन उठाने की आदत बनाई और उसके बाद के वर्षों में मेरा 6 फुट 4 इंच का शरीर 170 पाउंड से बढ़कर 200 पाउंड का हो गया। जब मेरा सोफोमो सीजन आया तो मुझे पिचिंग स्टाफ में शुरुआती भूमिका मिली। मेरे जूनियर वर्ष तक मुझे टीम का कप्तान चुना गया और सीजन के अंत में मुझे ऑल कॉन्फ्रेंस टीम के लिए चुना गया। लेकिन मेरे सीनियर सीजन तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरी नींद की आदतें,
अध्ययन की आदतें और शक्ति प्रशिक्षण की आदतें वास्तव में फायदेमंद साबित होने लगी। बेसबॉल बैट से चेहरे पर चोट लगने, अस्पताल ले जाने और कोमा में जाने के 6 साल बाद मुझे डेनिसन यूनिवर्सिटी में शीर्ष पुरुष एथलीट के रूप में चुना गया और ESPN अकादमिक ऑल अमेरिका टीम में नामित किया गया। ये सम्मान पूरे देश में सिर्फ 33 खिलाड़ियों को दिया जाता है। जब तक मैं स्नातक हुआ, तब तक मैं 8 अलग-अलग श्रेणियों में स्कूल रिकॉर्ड बुक में सूचीबद्ध था। उसी वर्ष मुझे विश्वविद्यालय के सर्वोच्च शैक्षणिक सम्मान, राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया। मुझे उम्मीद है कि अगर यह घमंडी लग रहा है तो आप मुझे माफ कर देंगे। ईमानदारी से कहूं तो मेरे एथलेटिक करियर में कुछ भी महान या ऐतिहासिक नहीं था। मैं कभी भी पेशेवर रूप से नहीं खेल पाया। हालांकि उन वर्षों को देखते हुए मुझे लगता है कि मैंने कुछ ऐसा हासिल किया जो दुर्लभ है। मैंने अपनी क्षमता को पूरा किया। और मेरा मानना है कि इस पुस्तक में दी गई अवधारणाएं आपकी क्षमता को पूरा करने में आपकी मदद कर सकती हैं। हम सभी जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं। ये चोट मेरी एक थी और इस अनुभव ने मुझे एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। जो बदलाव पहले छोटे और महत्वहीन लगते हैं, वे उल्लेखनीय परिणामों में बदल जाएंगे यदि आप वर्षों तक उनके साथ बने रहने के लिए तैयार हैं। हम सभी असफलताओं से निपटते हैं, लेकिन लंबे समय में हमारे जीवन की गुणवत्ता अक्सर हमारी आदतों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। समान आदतों के साथ आपको वही परिणाम मिलेंगे, लेकिन बेहतर आदतों के साथ कुछ भी संभव है। शायद ऐसे लोग भी हों जो रातों रात अविश्वसनीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनमें से किसी को नहीं जानता और मैं निश्चित रूप से उनमें से एक नहीं हूं। चिकित्सकीय रूप से प्रेरित कोमा से अकादमिक ऑल अमेरिकन तक की मेरी यात्रा में कोई एक निर्णायक क्षण नहीं था, कई थे। यह एक क्रमिक विकास था, छोटी छोटी जीत और छोटी छोटी सफलताओं की एक लंबी श्रृंखला। प्रगति करने का एकमात्र तरीका, मेरे पास एकमात्र विकल्प छोटी शुरुआत करना था। और मैंने कुछ साल बाद यही रणनीति अपनाई जब मैंने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया और इस पुस्तक पर काम करना शुरू किया। मैंने ये पुस्तक कैसे और क्यों लिखी? नवंबर 2012 में मैंने jamesclear.com पर लेख प्रकाशित करना शुरू किया। कई सालों से मैं अपनी आदतों के साथ अपने व्यक्तिगत प्रयोगों के बारे में नोट्स बना रहा था और आखिरकार मैं उनमें से कुछ को सार्वजनिक रूप से साझा करने के लिए तैयार था। मैंने हर सोमवार और गुरुवार को एक नया लेख प्रकाशित करना शुरू किया। कुछ ही महीनों में इस सरल लेखन आदत ने मेरे पहले 1000 ईमेल सब्सक्राइबर बना दिए और 2013 के अंत तक ये संख्या 30,000 से ज्यादा लोगों तक बढ़ गई। 2014 में मेरी ईमेल सूची 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर तक बढ़ गई, जिसने इसे इंटरनेट पर सबसे तेजी से बढ़ने वाले न्यूज़लेटर में से एक बना दिया। 2 साल पहले जब मैंने लिखना शुरू किया था तो मुझे लगा था कि मैं धोखेबाज हूं, लेकिन अब मैं आदतों के विशेषज्ञ के रूप में जाना जाने लगा था, एक नया लेबल जिसने मुझे उत्साहित किया लेकिन साथ ही असहज भी महसूस कराया। मैंने कभी खुद को इस विषय का मास्टर नहीं माना था, बल्कि ऐसा व्यक्ति माना था जो अपने पाठकों के साथ प्रयोग कर रहा था। 2015 में मैं 2 लाख ईमेल सब्सक्राइबरों तक पहुंच गया और पेंगुइन रैंडम हाउस के साथ एक बुक डील साइन की, ताकि आप जो किताब पढ़ रहे हैं उसे लिखना शुरू कर सकूं। जैसे जैसे मेरे दर्शक बढ़े, वैसे वैसे मेरे व्यवसाय के अवसर भी बढ़े। मुझे आदत निर्माण, व्यवहार परिवर्तन और निरंतर सुधार के विज्ञान के बारे में शीर्ष कंपनियों में बोलने के लिए कहा जाने लगा। मैंने खुद को संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में सम्मेलनों में मुख्य भाषण देते हुए पाया। 2016 में मेरे लेख टाइम, एंटरप्रेन्योर और फोर्ब्स जैसे प्रमुख प्रकाशनों में नियमित रूप से दिखाई देने लगे। अविश्वसनीय रूप से उस वर्ष मेरे लेखन को 8 मिलियन से अधिक लोगों ने पढ़ा। NFL, NBA और MLB के कोचों ने मेरे काम को पढ़ना शुरू किया और इसे अपनी टीमों के साथ साझा किया। 2017 की शुरुआत में मैंने हैबिट्स अकादमी लॉन्च की, जो जीवन और काम में बेहतर आदतें बनाने में रुचि रखने वाले संगठनों और व्यक्तियों के लिए प्रमुख प्रशिक्षण मंच बन गया। फॉर्च्यून 500 कंपनियों और बढ़ते स्टार्टअप ने अपने नेताओं को नामांकित करना और अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर 10,000 से अधिक नेता, प्रबंधक, कोच और शिक्षक हैबिट्स अकादमी से स्नातक हुए हैं और उनके साथ मेरे काम ने मुझे इस बारे में बहुत कुछ सिखाया है कि वास्तविक दुनिया में आदतों को कैसे काम करना है। 2018 में जब मैं इस पुस्तक पर अंतिम रूप दे रहा था, तब jamesclear.com पर हर महीने लाखों आगंतुक आ रहे थे और लगभग 5 लाख लोग मेरे साप्ताहिक ईमेल न्यूज़लेटर की सदस्यता ले रहे थे। ये संख्या मेरी शुरुआती उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी।
इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसके बारे में क्या सोचूं। ये पुस्तक आपको कैसे लाभ पहुंचाएगी? उद्यमी और निवेशक नवल रविकांत ने कहा है, एक बढ़िया किताब लिखने के लिए आपको सबसे पहले किताब बनना होगा। मैंने मूल रूप से यहाँ वर्णित विचारों के बारे में इसलिए सीखा क्योंकि मुझे उन्हें जीना था। मुझे अपनी चोट से उबरने, जिम में मजबूत होने, मैदान पर उच्च स्तर पर प्रदर्शन करने, लेखक बनने, सफल व्यवसाय बनाने और बस एक जिम्मेदार वयस्क बनने के लिए छोटी छोटी आदतों पर निर्भर रहना पड़ा। छोटी छोटी आदतों ने मुझे मेरी क्षमता को पूरा करने में मदद की, और जब से आपने ये किताब उठाई है, मुझे लगता है कि आप भी अपनी क्षमता को पूरा करना चाहेंगे। आगे आने वाले पन्नों में मैं बेहतर आदतें बनाने के लिए एक कदम दर कदम योजना साझा करूंगा, दिनों या हफ्तों के लिए नहीं, बल्कि जीवन भर के लिए। जबकि विज्ञान मेरे द्वारा लिखी गई हर चीज का समर्थन करता है, ये किताब एक अकादमिक शोध पत्र नहीं है, यह एक ऑपरेटिंग मैनुअल है। आपको ज्ञान और व्यावहारिक सलाह सबसे आगे और बीच में मिलेगी, क्योंकि मैं इस बात का विज्ञान समझाता हूं कि अपनी आदतों को कैसे बनाया और बदला जाए ताकि उन्हें समझना और लागू करना आसान हो। मैं जिन क्षेत्रों से प्रेरणा लेता हूं, जीव विज्ञान, तंत्रिका विज्ञान, दर्शन, मनोविज्ञान और भी बहुत कुछ, वे कई वर्षों से मौजूद हैं। मैं आपको जो प्रदान करता हूं वो उन बेहतरीन विचारों का संश्लेषण है जो बुद्धिमान लोगों ने बहुत समय पहले खोजे थे और साथ ही वैज्ञानिकों ने हाल ही में जो सबसे सम्मोहक खोजें की हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरा योगदान उन विचारों को खोजना है जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं और उन्हें इस तरह से जोड़ना है कि वे अत्यधिक व्यावहारिक हों। इन पन्नों में जो भी समझदारी भरा है, उसका श्रेय आपको उन कई विशेषज्ञों को देना चाहिए जो मुझसे पहले आए हैं। कोई भी मूर्खतापूर्ण बात, मान ले कि यह मेरी गलती है। इस पुस्तक की रीढ़ मेरी आदतों का 4 चरणीय मॉडल है, संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार, और व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम जो इन चरणों से विकसित होते हैं। मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि वाले पाठक इनमें से कुछ शब्दों को ऑपरेटिव कंडीशनिंग से पहचान सकते हैं, जिसे पहली बार 1930 के दशक में B.F. स्किनर द्वारा उत्तेजना, प्रतिक्रिया, पुरस्कार के रूप में प्रस्तावित किया गया था, और हाल ही में चार्ल्स डुहिग द्वारा द पावर ऑफ हैबिट में संकेत, दिनचर्या, पुरस्कार के रूप में लोकप्रिय किया गया है। स्किनर जैसे व्यवहार वैज्ञानिकों ने महसूस किया कि यदि आप सही इनाम या दंड देते हैं, तो आप लोगों को एक निश्चित तरीके से कार्य करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। लेकिन स्किनर के मॉडल ने ये समझाने में बहुत बढ़िया काम किया कि बाहरी उत्तेजनाएं हमारी आदतों को कैसे प्रभावित करती हैं, लेकिन इसमें इस बात की अच्छी व्याख्या नहीं थी कि हमारे विचार, भावनाएं और विश्वास हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करते हैं। आंतरिक स्थितियां, हमारे मूड और भावनाएं भी मायने रखती हैं। हाल के दशकों में वैज्ञानिकों ने हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहार के बीच संबंध निर्धारित करना शुरू कर दिया है। इस शोध को भी इन पृष्ठों में शामिल किया जाएगा। कुल मिलाकर मैं जो रूपरेखा प्रस्तुत करता हूं वो संज्ञानात्मक और व्यवहार विज्ञान का एक एकीकृत मॉडल है। मेरा मानना है कि यह मानव व्यवहार के पहले मॉडलों में से एक है जो हमारी आदतों पर बाहरी उत्तेजनाओं और आंतरिक भावनाओं के प्रभाव को सटीक रूप से बताता है। हालांकि कुछ भाषाएं परिचित हो सकती हैं, मुझे विश्वास है कि विवरण और व्यवहार परिवर्तन के 4 नियमों के अनुप्रयोग आपकी आदतों के बारे में सोचने का एक नया तरीका प्रदान करेंगे। मानव व्यवहार हमेशा बदलता रहता है, परिस्थिति दर परिस्थिति, पल दर पल, सेकंड दर सेकंड। लेकिन ये किताब उस बारे में है जो नहीं बदलती। ये मानव व्यवहार के मूल सिद्धांतों के बारे में है। वे स्थायी सिद्धांत जिन पर आप साल दर साल भरोसा कर सकते हैं। वे विचार जिनके इर्द गिर्द आप व्यवसाय बना सकते हैं, परिवार बना सकते हैं, जीवन बना सकते हैं। बेहतर आदतें बनाने का कोई एक सही तरीका नहीं है, लेकिन ये पुस्तक मेरे द्वारा ज्ञात सबसे अच्छा तरीका बताती है, एक ऐसा दृष्टिकोण जो प्रभावी होगा चाहे आप कहां से शुरू करें या आप क्या बदलने की कोशिश कर रहे हों। मैं जिन रणनीतियों को कवर करता हूं, वे किसी भी व्यक्ति के लिए प्रासंगिक होंगी जो सुधार के लिए चरण दर चरण प्रणाली की तलाश कर रहा है, चाहे आपका लक्ष्य स्वास्थ्य, पैसा, उत्पादकता, रिश्ते या उपरोक्त सभी पर केंद्रित हो। जब तक मानवीय व्यवहार शामिल है, ये पुस्तक आपकी मार्गदर्शक होगी। मूल बातें। अध्याय 1। छोटे छोटे बदलाव क्यों बड़ा अंतर लाते हैं। छोटी आदतों की आश्चर्यजनक शक्ति। ब्रिटिश साइकिलिंग की किस्मत 2003 में एक दिन बदल गई। संगठन, जो ग्रेट ब्रिटेन में पेशेवर साइकिलिंग के लिए शासी निकाय था, ने हाल ही में डेव ब्रिल्सफोर्ड को अपना नया प्रदर्शन निदेशक नियुक्त किया था।
उस समय ग्रेट ब्रिटेन में पेशेवर साइकिल चालकों ने लगभग 100 वर्षों तक औसत दर्जे का प्रदर्शन किया था। 1908 से ब्रिटिश सवारों ने ओलंपिक खेलों में केवल एक स्वर्ण पदक जीता था और साइकिलिंग की सबसे बड़ी दौड़ टूर डी फ्रांस में उनका प्रदर्शन और भी खराब रहा था। 110 वर्षों में किसी भी ब्रिटिश साइकिल चालक ने कभी भी इस प्रतियोगिता को नहीं जीता था। वास्तव में ब्रिटिश सवारों का प्रदर्शन इतना निराशाजनक था कि यूरोप के शीर्ष बाइक निर्माताओं में से एक ने टीम को बाइक बेचने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर अन्य पेशेवर ब्रिटिशों को उनके गियर का उपयोग करते हुए देखेंगे तो इससे बिक्री प्रभावित होगी। ब्रिटिश साइकिलिंग को एक नए रास्ते पर लाने के लिए ब्रेल्सफोर्ड को काम पर रखा गया था। पिछले कोचों से उन्हें जो चीज अलग बनाती थी वो थी एक रणनीति के प्रति उनकी निरंतर प्रतिबद्धता, जिसे उन्होंने सीमांत लाभों का एकत्रीकरण कहा, जो कि आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में सुधार के एक छोटे से मार्जिन की खोज करने का दर्शन था। ब्रेल्सफोर्ड ने कहा, पूरा सिद्धांत इस विचार से आया कि अगर आप बाइक चलाने से जुड़ी हर चीज को तोड़ मरोड़ कर देखें और फिर उसमें 1% का सुधार करें, तो जब आप उन सभी को एक साथ जोड़ेंगे तो आपको एक महत्वपूर्ण वृद्धि मिलेगी। ब्रेल्सफोर्ड और उनके कोचों ने छोटे छोटे समायोजन करके शुरुआत की, जो आप एक पेशेवर साइकिलिंग टीम से उम्मीद कर सकते हैं। उन्होंने बाइक की सीटों को फिर से डिजाइन किया ताकि वे ज्यादा आरामदायक हों और बेहतर पकड़ के लिए टायरों पर अल्कोहल रगड़ा। उन्होंने सवारों से सवारी करते समय आदर्श मांसपेशियों के तापमान को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रिकली हीटेड ओवरशॉट्स पहनने को कहा और प्रत्येक एथलीट ने किसी विशेष कसरत पर कैसे प्रतिक्रिया दी, इसकी निगरानी के लिए बायोफीडबैक सेंसर का इस्तेमाल किया। टीम ने पवन सुरंग में विभिन्न कपड़ों का परीक्षण किया और अपने आउटडोर राइडर्स को इंडोर रेसिंग सूट पहनाए, जो हल्के और अधिक वायुक्तिकीय साबित हुए। लेकिन वे यहीं नहीं रुके। ब्रेल्सफोर्ड और उनकी टीम ने अनदेखे और अप्रत्याशित क्षेत्रों में 1% सुधार पाया। उन्होंने विभिन्न प्रकार के मसाज जेल का परीक्षण किया ताकि ये देखा जा सके कि कौन सा सबसे तेज मांसपेशियों की रिकवरी करता है। उन्होंने प्रत्येक राइडर को सर्दी लगने की संभावना को कम करने के लिए अपने हाथ धोने का सबसे अच्छा तरीका सिखाने के लिए एक सर्जन को काम पर रखा। उन्होंने तकिए और गद्दे के प्रकार का निर्धारण किया जो प्रत्येक राइडर के लिए सबसे अच्छी रात की नींद का कारण बने। उन्होंने टीम ट्रक के अंदर भी सफेद रंग किया, जिससे उन्हें धूल के छोटे छोटे कण दिखने में मदद मिली, जो आमतौर पर किसी का ध्यान नहीं जाता लेकिन बारीक ट्यून की गई बाइक के प्रदर्शन को खराब कर सकता है। जैसे जैसे ये और सैकड़ों अन्य छोटे छोटे सुधार एकत्रित होते गए, परिणाम किसी की कल्पना से भी तेजी से आए। ब्रेल्सफोर्ड के कार्यभार संभालने के 5 साल बाद ही ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने बीजिंग में 2008 ओलंपिक खेलों में सड़क और ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाओं पर अपना दबदबा बनाया, जहां उन्होंने उपलब्ध स्वर्ण पदकों में से 60% आश्चर्यजनक रूप से जीते। 4 साल बाद जब ओलंपिक खेल लंदन में आए तो ब्रिटिशों ने 9 ओलंपिक रिकॉर्ड और 7 विश्व रिकॉर्ड स्थापित करके मानक को और ऊंचा कर दिया। उसी वर्ष ब्रैडली विगिन्स टूर डी फ्रांस जीतने वाले पहले ब्रिटिश साइकिल चालक बन गए। अगले साल उनके साथ ही क्रिस फ्रूम ने दौड़ जीती और उन्होंने 2015, 2016 और 2017 में फिर से जीत हासिल की, जिससे ब्रिटिश टीम को 6 साल में 5 टूर डी फ्रांस जीत मिली। 2007 से 2017 तक 10 साल की अवधि के दौरान ब्रिटिश साइकिल चालकों ने 178 विश्व चैंपियनशिप और 66 ओलंपिक या पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीते और 5 टूर डी फ्रांस जीत हासिल की, जिसे व्यापक रूप से साइकिलिंग इतिहास में सबसे सफल रन माना जाता है। ये कैसे होता है? पहले के साधारण एथलीटों की एक टीम छोटे छोटे बदलावों के साथ विश्व चैंपियन कैसे बन जाती है, जो पहली नज़र में सबसे मामूली अंतर ला सकते हैं? छोटे छोटे सुधार इतने उल्लेखनीय परिणामों में कैसे बदल जाते हैं और आप अपने जीवन में इस दृष्टिकोण को कैसे दोहरा सकते हैं? छोटी आदतें बड़ा अंतर क्यों लाती हैं? किसी एक निर्णायक क्षण के महत्व को अधिक आंकना और दैनिक आधार पर छोटे छोटे सुधार करने के महत्व को कम आंकना बहुत आसान है। अक्सर हम खुद को ये समझाते हैं कि बड़ी सफलता के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई की आवश्यकता होती है। चाहे वो वजन कम करना हो, व्यवसाय बनाना हो, किताब लिखना हो, चैंपियनशिप जीतना हो या कोई अन्य लक्ष्य हासिल करना हो, हम खुद पर कुछ ऐसा जबरदस्त सुधार करने का दबाव डालते हैं जिसके बारे में हर कोई बात करे। इस बीच 1% का सुधार विशेष रूप से उल्लेखनीय नहीं है, कभी कभी यह ध्यान देने योग्य भी नहीं होता है, लेकिन ये कहीं अधिक सार्थक हो सकता है, खासकर लंबे समय में। समय के साथ एक छोटा सा सुधार जो अंतर ला सकता है वह आश्चर्यजनक है।
यहाँ बताया गया है कि गणित कैसे काम करता है। यदि आप 1 वर्ष तक हर दिन 1% बेहतर हो सकते हैं, तो आप समाप्त होने तक 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। इसके विपरीत, यदि आप 1 वर्ष तक हर दिन 1% खराब होते हैं, तो आप लगभग 0 पर पहुंच जाएंगे। जो एक छोटी सी जीत या मामूली असफलता के रूप में शुरू होता है, वो आगे चलकर बहुत बड़ी चीज बन जाता है। आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज है। जिस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज से पैसा बढ़ता है, उसी तरह आपकी आदतों का असर भी बढ़ता है जब आप उन्हें दोहराते हैं। वे किसी भी दिन बहुत कम अंतर पैदा करते हैं, लेकिन फिर भी महीनों और सालों में वे जो प्रभाव डालते हैं, वो बहुत बड़ा हो सकता है। 2, 5 या शायद 10 साल बाद पीछे मुड़कर देखने पर ही अच्छी आदतों का मूल्य और बुरी आदतों की कीमत का स्पष्ट रूप से पता चलता है। दैनिक जीवन में इस अवधारणा को समझना मुश्किल हो सकता है। हम अक्सर छोटे बदलावों को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वे उस समय बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते। अगर आप अभी थोड़ा पैसा बचाते हैं, तो भी आप करोड़पति नहीं हैं। अगर आप लगातार 3 दिन जिम जाते हैं, तो भी आप फिट नहीं हैं। अगर आप आज रात 1 घंटे के लिए मंदारिन पढ़ते हैं, तो भी आपने भाषा नहीं सीखी है। हम कुछ बदलाव करते हैं, लेकिन परिणाम कभी भी जल्दी नहीं आते हैं और इसलिए हम अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस चले जाते हैं। दुर्भाग्य से, परिवर्तन की धीमी गति भी बुरी आदत को छोड़ना आसान बनाती है। अगर आप आज अस्वास्थ्यकर भोजन खाते हैं, तो वजन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता। अगर आप आज देर रात तक काम करते हैं और अपने परिवार को नजरअंदाज करते हैं, तो वे आपको माफ कर देंगे। अगर आप टालमटोल करते हैं और अपने प्रोजेक्ट को कल तक के लिए टाल देते हैं, तो आमतौर पर इसे बाद में पूरा करने का समय होगा। एक भी निर्णय खारिज करना आसान है, लेकिन जब हम दिन ब दिन 1% की गलतियों को दोहराते हैं, खराब निर्णयों को दोहराते हैं, छोटी छोटी गलतियों को दोहराते हैं और छोटे छोटे बहाने बनाते हैं, तो हमारे छोटे छोटे विकल्प विषाक्त परिणामों में बदल जाते हैं। ये कई गलत कदमों का संचय है, यहाँ वहाँ 1% की गिरावट जो अंततः एक समस्या का कारण बनती है। आपकी आदतों में बदलाव से होने वाला प्रभाव हवाई जहाज के मार्ग को कुछ डिग्री से बदलने के प्रभाव के समान है। कल्पना करें कि आप लॉस एंजल्स से न्यूयॉर्क शहर जा रहे हैं। यदि LAX से उड़ान भरने वाला पायलट केवल 3.5 डिग्री दक्षिण की ओर जाता है, तो आप न्यूयॉर्क के बजाय वाशिंगटन, DC में उतरेंगे। ऐसा छोटा सा बदलाव उड़ान भरते समय मुश्किल से ध्यान देने योग्य होता है। हवाई जहाज की नाक केवल कुछ फीट आगे बढ़ती है, लेकिन जब पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे बढ़ाया जाता है, तो आप सैकड़ों मील दूर हो जाते हैं। इसी तरह, आपकी दैनिक आदतों में थोड़ा सा बदलाव आपके जीवन को एक बहुत ही अलग गंतव्य पर ले जा सकता है। 1% बेहतर या 1% खराब विकल्प चुनना उस समय महत्वहीन लगता है, लेकिन जीवन भर चलने वाले क्षणों की अवधि में ये विकल्प यह निर्धारित करते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या बन सकते हैं। सफलता दैनिक आदतों का उत्पाद है, जीवन में एक बार होने वाले परिवर्तनों का नहीं। ऐसा कहने का मतलब यह नहीं है कि आप अभी कितने सफल या असफल हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी आदतें आपको सफलता की राह पर ले जा रही हैं या नहीं। आपको अपने मौजूदा नतीजों से कहीं ज्यादा अपने मौजूदा रास्ते के बारे में चिंतित होना चाहिए। अगर आप करोड़पति हैं, लेकिन हर महीने अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करते हैं, तो आप गलत रास्ते पर हैं। अगर आपकी खर्च करने की आदतें नहीं बदलती हैं, तो इसका अंत अच्छा नहीं होगा। इसके विपरीत, अगर आप कंगाल हैं, लेकिन हर महीने थोड़ी बहुत बचत करते हैं, तो आप वित्तीय आजादी की राह पर हैं, भले ही आप अपनी इच्छा से धीमी गति से आगे बढ़ रहे हों। आपके नतीजे आपकी आदतों का एक पिछड़ा हुआ माप है। आपकी कुल संपत्ति आपकी वित्तीय आदतों का एक पिछड़ा हुआ माप है। आपका वजन आपकी खाने की आदतों का एक पिछड़ा हुआ माप है। आपका ज्ञान आपकी सीखने की आदतों का एक पिछड़ा हुआ माप है। आपकी अव्यवस्था आपकी सफाई की आदतों का एक पिछड़ा हुआ माप है। आप वही पाते हैं जो आप दोहराते हैं। यदि आप यह अनुमान लगाना चाहते हैं कि आप जीवन में कहां पहुंचेंगे, तो आपको बस छोटे छोटे लाभों या छोटे छोटे नुकसानों के वक्र का अनुसरण करना है और देखना है कि आपके दैनिक विकल्प 10 या 20 साल बाद कैसे संयोजित होंगे। क्या आप हर महीने अपनी कमाई से कम खर्च कर रहे हैं? क्या आप हर हफ्ते जिम जा रहे हैं? क्या आप हर दिन किताबें पढ़ रहे हैं और कुछ नया सीख रहे हैं? ऐसी छोटी छोटी लड़ाइयां ही आपके भविष्य को परिभाषित करेंगी। समय सफलता और असफलता के बीच के अंतर को बढ़ाता है। आप इसे जो भी खिलाएंगे, यह उसे कई गुना बढ़ा देगा। अच्छी आदतें समय को आपका मित्र बनाती हैं। बुरी आदतें समय को आपका दुश्मन बनाती हैं।
आदतें दोधारी तलवार होती हैं। बुरी आदतें आपको उतनी ही आसानी से गिरा सकती हैं जितनी आसानी से अच्छी आदतें आपको बना सकती हैं। यही कारण है कि विवरणों को समझना महत्वपूर्ण है। आपको ये जानना होगा कि आदतें कैसे काम करती हैं और उन्हें अपनी पसंद के अनुसार कैसे डिजाइन किया जाए ताकि आप ब्लेड के खतरनाक हिस्से से बच सकें। आपकी आदतें आपके लिए या आपके खिलाफ संयोजन कर सकती हैं। सकारात्मक चक्रवृद्धि। उत्पादकता बढ़ती है। किसी भी दिन एक अतिरिक्त कार्य पूरा करना एक छोटी सी उपलब्धि है, लेकिन ये पूरे करियर में बहुत मायने रखता है। किसी पुराने कार्य को स्वचालित करने या किसी नए कौशल में महारत हासिल करने का प्रभाव और भी अधिक हो सकता है। आप जितने अधिक कार्य बिना सोचे समझे कर सकते हैं, आपका मस्तिष्क उतना ही अधिक अन्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्वतंत्र होगा। ज्ञान बढ़ता है। एक नया विचार सीखने से आप प्रतिभाशाली नहीं बन जाते, लेकिन आजीवन सीखने की प्रतिबद्धता परिवर्तनकारी हो सकती है। इसके अलावा आपके द्वारा पढ़ी गई प्रत्येक पुस्तक न केवल आपको कुछ नया सिखाती है, बल्कि पुराने विचारों के बारे में सोचने के विभिन्न तरीके भी खोलती है। जैसा कि वॉरेन बफे कहते हैं, ज्ञान इसी तरह काम करता है। ये चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ता है। रिश्ते बढ़ते हैं। लोग आपके व्यवहार को आपके सामने दर्शाते हैं। जितना अधिक आप दूसरों की मदद करेंगे, उतना ही अधिक दूसरे आपकी मदद करना चाहेंगे। प्रत्येक बातचीत में थोड़ा सा अच्छा व्यवहार करने से समय के साथ व्यापक और मजबूत संबंधों का एक नेटवर्क बन सकता है। नकारात्मकता बढ़ती है। तनाव बढ़ता है। ट्रैफिक जाम की हताशा। माता पिता की जिम्मेदारियों का बोझ। गुजारा चलाने की चिंता। थोड़ा उच्च रक्तचाप का तनाव। अपने आप में तनाव के ये सामान्य कारण प्रबंधनीय हैं, लेकिन जब ये सालों तक बने रहते हैं तो छोटे छोटे तनाव गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं में बदल जाते हैं। नकारात्मक विचार बढ़ते हैं। जितना अधिक आप खुद को बेकार, बेवकूफ या बदसूरत समझते हैं, उतना ही आप खुद को जीवन को उसी तरह से समझने के लिए तैयार करते हैं। आप विचारों के चक्र में फंस जाते हैं। प्रगति वास्तव में कैसी होती है? कल्पना करें कि आपके सामने टेबल पर एक बर्फ का टुकड़ा रखा है। कमरा ठंडा है और आप अपनी सांस देख सकते हैं। वर्तमान में तापमान 25 डिग्री है। धीरे धीरे कमरा गर्म होने लगता है। 26 डिग्री, 27, 28। बर्फ का टुकड़ा अभी भी आपके सामने टेबल पर रखा है। 29 डिग्री, 30, 31। फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर 32 डिग्री। बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। 1 डिग्री का बदलाव, जो पहले के तापमान में वृद्धि से अलग नहीं लगता, एक बहुत बड़ा बदलाव ला देता है। सफलता के क्षण अक्सर कई पिछली क्रियाओं का परिणाम होते हैं, जो एक बड़े बदलाव को लाने के लिए आवश्यक क्षमता का निर्माण करते हैं। ये पैटर्न हर जगह दिखाई देता है। कैंसर अपने जीवन का 80% हिस्सा बिना पता लगाए बिताता है, फिर कुछ महीनों में शरीर पर कब्जा कर लेता है। बांस को पहले 5 वर्षों तक मुश्किल से देखा जा सकता है क्योंकि यह भूमिगत रूप से व्यापक जड़ प्रणाली बनाता है और 6 सप्ताह के भीतर 90 फीट हवा में फैल जाता है। इसी तरह आदतें अक्सर तब तक कोई फर्क नहीं डालती जब तक आप एक महत्वपूर्ण सीमा पार नहीं कर लेते और प्रदर्शन के एक नए स्तर को अनलॉक नहीं कर लेते। किसी भी खोज के शुरुआती और मध्य चरणों में अक्सर निराशा की एक घाटी होती है। आप एक रैखिक तरीके से प्रगति करने की उम्मीद करते हैं और यह निराशाजनक है कि पहले दिनों, हफ्तों और यहां तक कि महीनों के दौरान अप्रभावी परिवर्तन कैसे लग सकते हैं। ऐसा नहीं लगता कि आप कहीं जा रहे हैं। ये किसी भी जटिल प्रक्रिया की एक पहचान है। सबसे शक्तिशाली परिणाम देरी से मिलते हैं। यह उन मुख्य कारणों में से एक है जिनकी वजह से ऐसी आदतें बनाना इतना मुश्किल है जो लंबे समय तक बनी रहें। लोग कुछ छोटे छोटे बदलाव करते हैं, ठोस परिणाम देखने में विफल रहते हैं और रुकने का फैसला करते हैं। आप सोचते हैं, मैं 1 महीने से हर दिन दौड़ रहा हूं, तो मैं अपने शरीर में कोई बदलाव क्यों नहीं देख सकता? एक बार जब इस तरह की सोच हावी हो जाती है, तो अच्छी आदतों को किनारे कर देना आसान हो जाता है। लेकिन सार्थक बदलाव लाने के लिए आदतों को इस पठार को तोड़ने के लिए लंबे समय तक बने रहने की आवश्यकता है, जिसे मैं लेटेंट पोटेंशियल का पठार कहता हूं। अगर आप खुद को एक अच्छी आदत बनाने या एक बुरी आदत को तोड़ने के लिए संघर्ष करते हुए पाते हैं, तो ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आपने सुधार करने की अपनी क्षमता खो दी है। ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि आपने अभी तक लेटेंट पोटेंशियल के पठार को पार नहीं किया है। कड़ी मेहनत करने के बावजूद सफलता न मिलने की शिकायत करना
एक बर्फ के टुकड़े के बारे में शिकायत करने जैसा है जिसे 25 से 31 डिग्री तक गर्म करने पर वो पिघलता नहीं है। आपका काम बर्बाद नहीं हुआ, ये बस संग्रहित किया जा रहा है। सारी क्रिया 32 डिग्री पर होती है। जब आप अंततः लेटेंट पोटेंशियल के पठार को तोड़ते हैं तो लोग इसे रातों रात सफलता कहेंगे। बाहरी दुनिया केवल सबसे नाटकीय घटना को देखती है, न कि उसके पहले की सभी घटनाओं को। लेकिन आप जानते हैं कि यह वह काम है जो आपने बहुत पहले किया था, जब ऐसा लग रहा था कि आप कोई प्रगति नहीं कर रहे हैं, जो आज की छलांग को संभव बनाता है। ये भूगर्भीय दबाव के बराबर है। दो टेक्टोनिक प्लेटें लाखों सालों तक एक दूसरे से टकरा सकती हैं, धीरे धीरे तनाव बढ़ता रहता है। फिर एक दिन वे एक दूसरे से फिर से टकराती हैं, उसी तरह जैसे वे सदियों से टकराती आ रही हैं, लेकिन इस बार तनाव बहुत ज्यादा है। भूकंप आता है। बदलाव में सालों लग सकते हैं, इससे पहले कि यह सब एक साथ हो। महारत हासिल करने के लिए धैर्य की जरूरत होती है। सैन एंटोनियो स्पर्स, जो एनबीए इतिहास की सबसे सफल टीमों में से एक है, के लॉकर रूम में समाज सुधारक जेकब रीस का एक उद्धरण लटका हुआ है। जब कुछ भी मदद नहीं करता है तो मैं जाकर पत्थर काटने वाले को देखता हूं जो अपनी चट्टान पर हथौड़ा चला रहा है, शायद 100 बार बिना किसी दरार के। फिर भी 100वें झटके में ये दो टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा, और मुझे पता है कि यह आखिरी झटका नहीं था जिसने ऐसा किया, बल्कि वो सब कुछ था जो पहले हुआ था। सभी बड़ी चीजें छोटी शुरुआत से आती हैं। हर आदत का बीज एक छोटा सा निर्णय होता है, लेकिन जैसे जैसे वो निर्णय दोहराया जाता है, आदत अंकुरित होती है और मजबूत होती जाती है। जड़ें खुद ब खुद जम जाती हैं और शाखाएं बढ़ती जाती हैं। एक बुरी आदत को तोड़ने का काम हमारे भीतर एक शक्तिशाली ओक को उखाड़ने जैसा है, और एक अच्छी आदत बनाने का काम एक दिन में एक नाजुक फूल की खेती करने जैसा है। लेकिन ये क्या निर्धारित करता है कि हम एक आदत के साथ इतने लंबे समय तक टिके रहते हैं कि लेटेंट पोटेंशियल के पठार से बच सकें और दूसरी तरफ पहुंच सकें? ऐसा क्या है जो कुछ लोगों को अवांछित आदतों में फंसने और दूसरों को अच्छी आदतों के बढ़ते प्रभावों का आनंद लेने में सक्षम बनाता है? लक्ष्यों को भूल जाइए, व्यवस्थाओं पर ध्यान दीजिए। प्रचलित ज्ञान का दावा है कि जीवन में जो हम चाहते हैं उसे प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका बेहतर आकार में आना, एक सफल व्यवसाय बनाना, अधिक आराम करना और कम चिंता करना, दोस्तों और परिवार के साथ अधिक समय बिताना, विशिष्ट कार्यान्वयन योग्य लक्ष्य निर्धारित करना है। कई सालों तक मैं भी इसी तरह अपनी आदतों के प्रति दृष्टिकोण रखता था। हर एक लक्ष्य हासिल करना था। मैंने स्कूल में जो ग्रेड पाना चाहता था, जिम में जो वजन उठाना चाहता था, व्यवसाय में जो लाभ कमाना चाहता था, उसके लिए लक्ष्य निर्धारित किए। मैं कुछ में सफल रहा, लेकिन मैं उनमें से बहुत से में असफल रहा। मूल बातें। अध्याय 1। छोटे छोटे बदलाव क्यों बड़ा अंतर लाते हैं? छोटी आदतों की आश्चर्यजनक शक्ति। ब्रिटिश साइकिलिंग की किस्मत 2003 में एक दिन बदल गई। संगठन, जो ग्रेट ब्रिटेन में पेशेवर साइकिलिंग के लिए शासी निकाय था, ने हाल ही में डेव ब्रिल्सफोर्ड को अपना नया प्रदर्शन निदेशक नियुक्त किया था। उस समय ग्रेट ब्रिटेन में पेशेवर साइकिल चालकों ने लगभग 100 वर्षों तक औसत दर्जे का प्रदर्शन किया था। 1908 से ब्रिटिश सवारों ने ओलंपिक खेलों में केवल एक स्वर्ण पदक जीता था, और साइकिलिंग की सबसे बड़ी दौड़ टूर डी फ्रांस में उनका प्रदर्शन और भी खराब रहा था। 110 वर्षों में किसी भी ब्रिटिश साइकिल चालक ने कभी भी इस प्रतियोगिता को नहीं जीता था। वास्तव में ब्रिटिश सवारों का प्रदर्शन इतना निराशाजनक था कि यूरोप के शीर्ष बाइक निर्माताओं में से एक ने टीम को बाइक बेचने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर अन्य पेशेवर ब्रिटिशों को उनके गियर का उपयोग करते हुए देखेंगे तो इससे बिक्री प्रभावित होगी। ब्रिटिश साइकिलिंग को एक नए रास्ते पर लाने के लिए ब्रिल्सफोर्ड को काम पर रखा गया था। पिछले कोचों से उन्हें जो चीज अलग बनाती थी, वो थी एक रणनीति के प्रति उनकी निरंतर प्रतिबद्धता, जिसे उन्होंने सीमांत लाभों का एकत्रीकरण कहा, जो कि आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में सुधार के एक छोटे से मार्जिन की खोज करने का दर्शन था। ब्रिल्सफोर्ड ने कहा, पूरा सिद्धांत इस विचार से आया कि अगर आप बाइक चलाने से जुड़ी हर चीज को तोड़ मरोड़ कर देखें और फिर उसमें 1% का सुधार करें, तो जब आप उन सभी को एक साथ जोड़ेंगे तो आपको एक महत्वपूर्ण वृद्धि मिलेगी। ब्रिल्सफोर्ड और उनके कोचों ने छोटे छोटे समायोजन करके शुरुआत की, जो आप एक पेशेवर साइकिलिंग टीम से उम्मीद कर सकते हैं। उन्होंने बाइक की सीटों को फिर से डिजाइन किया ताकि वे ज्यादा आरामदायक हों और बेहतर पकड़ के लिए टायरों पर अल्कोहल रगड़ा।
उन्होंने सवारों से सवारी करते समय आदर्श मांसपेशियों के तापमान को बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रिकली हीटेड ओवरशॉट्स पहनने को कहा और प्रत्येक एथलीट ने किसी विशेष कसरत पर कैसे प्रतिक्रिया दी, इसकी निगरानी के लिए बायोफीडबैक सेंसर का इस्तेमाल किया। टीम ने पवन सुरंग में विभिन्न कपड़ों का परीक्षण किया और अपने आउटडोर राइडर्स को इंडोर रेसिंग सूट पहनाए, जो हल्के और अधिक वायुक्तिकीय साबित हुए। लेकिन वे यहीं नहीं रुके। ब्रेल्सफोर्ड और उनकी टीम ने अनदेखे और अप्रत्याशित क्षेत्रों में 1% सुधार पाया। उन्होंने विभिन्न प्रकार के मसाज जेल का परीक्षण किया ताकि ये देखा जा सके कि कौन सा सबसे तेज मांसपेशियों की रिकवरी करता है। उन्होंने प्रत्येक राइडर को सर्दी लगने की संभावना को कम करने के लिए अपने हाथ धोने का सबसे अच्छा तरीका सिखाने के लिए एक सर्जन को काम पर रखा। उन्होंने तकिए और गद्दे के प्रकार का निर्धारण किया जो प्रत्येक राइडर के लिए सबसे अच्छी रात की नींद का कारण बने। उन्होंने टीम ट्रक के अंदर भी सफेद रंग किया, जिससे उन्हें धूल के छोटे छोटे कण दिखने में मदद मिली, जो आमतौर पर किसी का ध्यान नहीं जाता लेकिन बारीक ट्यून की गई बाइक के प्रदर्शन को खराब कर सकता है। जैसे जैसे ये और सैकड़ों अन्य छोटे छोटे सुधार एकत्रित होते गए, परिणाम किसी की कल्पना से भी तेजी से आए। ब्रेल्सफोर्ड के कार्यभार संभालने के 5 साल बाद ही ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने बीजिंग में 2008 ओलंपिक खेलों में सड़क और ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाओं पर अपना दबदबा बनाया, जहां उन्होंने उपलब्ध स्वर्ण पदकों में से 60% आश्चर्यजनक रूप से जीते। 4 साल बाद जब ओलंपिक खेल लंदन में आए, तो ब्रिटिशों ने 9 ओलंपिक रिकॉर्ड और 7 विश्व रिकॉर्ड स्थापित करके मानक को और ऊंचा कर दिया। उसी वर्ष ब्रैडली विगिन्स टूर डी फ्रांस जीतने वाले पहले ब्रिटिश साइकिल चालक बन गए। अगले साल उनके साथ ही क्रिस फ्रूम ने दौड़ जीती और उन्होंने 2015, 2016 और 2017 में फिर से जीत हासिल की, जिससे ब्रिटिश टीम को 6 साल में 5 टूर डी फ्रांस जीत मिली। 2007 से 2017 तक 10 साल की अवधि के दौरान ब्रिटिश साइकिल चालकों ने 178 विश्व चैंपियनशिप और 66 ओलंपिक या पैरालंपिक स्वर्ण पदक जीते और 5 टूर डी फ्रांस जीत हासिल की, जिसे व्यापक रूप से साइकिलिंग इतिहास में सबसे सफल रन माना जाता है। ये कैसे होता है? पहले के साधारण एथलीटों की एक टीम छोटे छोटे बदलावों के साथ विश्व चैंपियन कैसे बन जाती है, जो पहली नज़र में सबसे मामूली अंतर ला सकते हैं? छोटे छोटे सुधार इतने उल्लेखनीय परिणामों में कैसे बदल जाते हैं, और आप अपने जीवन में इस दृष्टिकोण को कैसे दोहरा सकते हैं? छोटी आदतें बड़ा अंतर क्यों लाती हैं? किसी एक निर्णायक क्षण के महत्व को अधिक आंकना और दैनिक आधार पर छोटे छोटे सुधार करने के महत्व को कम आंकना बहुत आसान है। अक्सर हम खुद को ये समझाते हैं कि बड़ी सफलता के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई की आवश्यकता होती है। चाहे वो वजन कम करना हो, व्यवसाय बनाना हो, किताब लिखना हो, चैंपियनशिप जीतना हो या कोई अन्य लक्ष्य हासिल करना हो, हम खुद पर कुछ ऐसा जबरदस्त सुधार करने का दबाव डालते हैं जिसके बारे में हर कोई बात करे। इस बीच 1% का सुधार विशेष रूप से उल्लेखनीय नहीं है। कभी कभी यह ध्यान देने योग्य भी नहीं होता है, लेकिन ये कहीं अधिक सार्थक हो सकता है, खासकर लंबे समय में। समय के साथ एक छोटा सा सुधार जो अंतर ला सकता है वह आश्चर्यजनक है। यहाँ बताया गया है कि गणित कैसे काम करता है। यदि आप 1 वर्ष तक हर दिन 1% बेहतर हो सकते हैं, तो आप समाप्त होने तक 37 गुना बेहतर हो जाएंगे। इसके विपरीत, यदि आप 1 वर्ष तक हर दिन 1% खराब होते हैं, तो आप लगभग 0 पर पहुंच जाएंगे। जो एक छोटी सी जीत या मामूली असफलता के रूप में शुरू होता है, वो आगे चलकर बहुत बड़ी चीज बन जाता है। आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज है। जिस तरह से चक्रवृद्धि ब्याज से पैसा बढ़ता है, उसी तरह आपकी आदतों का असर भी बढ़ता है जब आप उन्हें दोहराते हैं। वे किसी भी दिन बहुत कम अंतर पैदा करते हैं, लेकिन फिर भी महीनों और सालों में वे जो प्रभाव डालते हैं वो बहुत बड़ा हो सकता है। 2, 5 या शायद 10 साल बाद पीछे मुड़कर देखने पर ही अच्छी आदतों का मूल्य और बुरी आदतों की कीमत का स्पष्ट रूप से पता चलता है। दैनिक जीवन में इस अवधारणा को समझना मुश्किल हो सकता है। हम अक्सर छोटे बदलावों को नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि वे उस समय बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते। अगर आप अभी थोड़ा पैसा बचाते हैं, तो भी आप करोड़पति नहीं हैं। अगर आप लगातार 3 दिन जिम जाते हैं, तो भी आप फिट नहीं हैं। अगर आप आज रात 1 घंटे के लिए मंदारिन पढ़ते हैं, तो भी आपने भाषा नहीं सीखी है। हम कुछ बदलाव करते हैं, लेकिन परिणाम कभी भी जल्दी नहीं आते हैं और इसलिए हम अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस चले जाते हैं। दुर्भाग्य से, परिवर्तन की धीमी गति भी बुरी आदत को छोड़ना आसान बनाती है।
अगर आप आज अस्वास्थ्यकर भोजन खाते हैं तो वजन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता। अगर आप आज देर रात तक काम करते हैं और अपने परिवार को नजरअंदाज करते हैं तो वे आपको माफ कर देंगे। अगर आप टालमटोल करते हैं और अपने प्रोजेक्ट को कल तक के लिए टाल देते हैं तो आमतौर पर इसे बाद में पूरा करने का समय होगा। एक भी निर्णय खारिज करना आसान है, लेकिन जब हम दिन ब दिन 1% की गलतियों को दोहराते हैं, खराब निर्णयों को दोहराते हैं, छोटी छोटी गलतियों को दोहराते हैं और छोटे छोटे बहाने बनाते हैं, तो हमारे छोटे छोटे विकल्प विषाक्त परिणामों में बदल जाते हैं। ये कई गलत कदमों का संचय है, यहाँ वहाँ 1% की गिरावट जो अंततः एक समस्या का कारण बनती है। आपकी आदतों में बदलाव से होने वाला प्रभाव हवाई जहाज के मार्ग को कुछ डिग्री से बदलने के प्रभाव के समान है। कल्पना करें कि आप लॉस एंजल्स से न्यूयॉर्क शहर जा रहे हैं। यदि LAX से उड़ान भरने वाला पायलट केवल 3.5 डिग्री दक्षिण की ओर जाता है तो आप न्यूयॉर्क के बजाय वाशिंगटन DC में उतरेंगे। ऐसा छोटा सा बदलाव उड़ान भरते समय मुश्किल से ध्यान देने योग्य होता है। हवाई जहाज की नाक केवल कुछ फीट आगे बढ़ती है, लेकिन जब पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे बढ़ाया जाता है तो आप सैकड़ों मील दूर हो जाते हैं। इसी तरह आपकी दैनिक आदतों में थोड़ा सा बदलाव आपके जीवन को एक बहुत ही अलग गंतव्य पर ले जा सकता है। 1% बेहतर या 1% खराब विकल्प चुनना उस समय महत्वहीन लगता है, लेकिन जीवन भर चलने वाले क्षणों की अवधि में ये विकल्प यह निर्धारित करते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या बन सकते हैं। सफलता दैनिक आदतों का उत्पाद है, जीवन में एक बार होने वाले परिवर्तनों का नहीं। ऐसा कहने का मतलब यह नहीं है कि आप अभी कितने सफल या असफल हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी आदतें आपको सफलता की राह पर ले जा रही हैं या नहीं। आपको अपने मौजूदा नतीजों से कहीं ज्यादा अपने मौजूदा रास्ते के बारे में चिंतित होना चाहिए। अगर आप करोड़पति हैं लेकिन हर महीने अपनी कमाई से ज्यादा खर्च करते हैं तो आप गलत रास्ते पर हैं। अगर आपकी खर्च करने की आदतें नहीं बदलती हैं तो इसका अंत अच्छा नहीं होगा। इसके विपरीत, अगर आप कंगाल हैं लेकिन हर महीने थोड़ी बहुत बचत करते हैं तो आप वित्तीय आजादी की राह पर हैं, भले ही आप अपनी इच्छा से धीमी गति से आगे बढ़ रहे हों। आपके नतीजे आपकी आदतों का एक पिछड़ा हुआ माप है। आपकी कुल संपत्ति आपकी वित्तीय आदतों का एक पिछड़ा हुआ माप है। आपका वजन आपकी खाने की आदतों का एक पिछड़ा हुआ माप है। आपका ज्ञान आपकी सीखने की आदतों का एक पिछड़ा हुआ माप है। आपकी अव्यवस्था आपकी सफाई की आदतों का एक पिछड़ा हुआ माप है। आप वही पाते हैं जो आप दोहराते हैं। यदि आप यह अनुमान लगाना चाहते हैं कि आप जीवन में कहां पहुंचेंगे, तो आपको बस छोटे छोटे लाभों या छोटे छोटे नुकसानों के वक्र का अनुसरण करना है और देखना है कि आपके दैनिक विकल्प 10 या 20 साल बाद कैसे संयोजित होंगे। क्या आप हर महीने अपनी कमाई से कम खर्च कर रहे हैं? क्या आप हर हफ्ते जिम जा रहे हैं? क्या आप हर दिन किताबें पढ़ रहे हैं और कुछ नया सीख रहे हैं? ऐसी छोटी छोटी लड़ाइयां ही आपके भविष्य को परिभाषित करेंगी। समय सफलता और असफलता के बीच के अंतर को बढ़ाता है। आप इसे जो भी खिलाएंगे, यह उसे कई गुना बढ़ा देगा। अच्छी आदतें समय को आपका मित्र बनाती हैं। बुरी आदतें समय को आपका दुश्मन बनाती हैं। आदतें दोधारी तलवार होती हैं। बुरी आदतें आपको उतनी ही आसानी से गिरा सकती हैं जितनी आसानी से अच्छी आदतें आपको बना सकती हैं। यही कारण है कि विवरणों को समझना महत्वपूर्ण है। आपको ये जानना होगा कि आदतें कैसे काम करती हैं और उन्हें अपनी पसंद के अनुसार कैसे डिजाइन किया जाए ताकि आप ब्लेड के खतरनाक हिस्से से बच सकें। आपकी आदतें आपके लिए या आपके खिलाफ संयोजन कर सकती हैं। सकारात्मक चक्रवृद्धि। उत्पादकता बढ़ती है। किसी भी दिन एक अतिरिक्त कार्य पूरा करना एक छोटी सी उपलब्धि है, लेकिन ये पूरे करियर में बहुत मायने रखता है। किसी पुराने कार्य को स्वचालित करने या किसी नए कौशल में महारत हासिल करने का प्रभाव और भी अधिक हो सकता है। आप जितने अधिक कार्य बिना सोचे समझे कर सकते हैं, आपका मस्तिष्क उतना ही अधिक अन्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए स्वतंत्र होगा। ज्ञान बढ़ता है। एक नया विचार सीखने से आप प्रतिभाशाली नहीं बन जाते, लेकिन आजीवन सीखने की प्रतिबद्धता परिवर्तनकारी हो सकती है। इसके अलावा, आपके द्वारा पढ़ी गई प्रत्येक पुस्तक न केवल आपको कुछ नया सिखाती है, बल्कि पुराने विचारों के बारे में सोचने के विभिन्न तरीके भी खोलती है। जैसा कि वॉरेन बफे कहते हैं, ज्ञान इसी तरह काम करता है। ये चक्रवृद्धि ब्याज की तरह बढ़ता है। रिश्ते बढ़ते हैं। लोग आपके व्यवहार को आपके सामने दर्शाते हैं। जितना अधिक आप दूसरों की मदद करेंगे, उतना ही अधिक दूसरे आपकी मदद करना चाहेंगे।
प्रत्येक बातचीत में थोड़ा सा अच्छा व्यवहार करने से समय के साथ व्यापक और मजबूत संबंधों का एक नेटवर्क बन सकता है। नकारात्मकता बढ़ती है, तनाव बढ़ता है, ट्रैफिक जाम की हताशा, माता पिता की जिम्मेदारियों का बोझ, गुजारा चलाने की चिंता, थोड़ा उच्च रक्तचाप का तनाव। अपने आप में तनाव के ये सामान्य कारण प्रबंधनीय हैं, लेकिन जब ये सालों तक बने रहते हैं तो छोटे छोटे तनाव गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं में बदल जाते हैं। नकारात्मक विचार बढ़ते हैं। जितना अधिक आप खुद को बेकार, बेवकूफ या बदसूरत समझते हैं, उतना ही आप खुद को जीवन को उसी तरह से समझने के लिए तैयार करते हैं। आप विचारों के चक्र में फंस जाते हैं। प्रगति वास्तव में कैसी होती है? कल्पना करें कि आपके सामने टेबल पर एक बर्फ का टुकड़ा रखा है। कमरा ठंडा है और आप अपनी सांस देख सकते हैं। वर्तमान में तापमान 25 डिग्री है। धीरे धीरे कमरा गर्म होने लगता है। 26 डिग्री, 27, 28। बर्फ का टुकड़ा अभी भी आपके सामने टेबल पर रखा है। 29 डिग्री, 30, 31। फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर 32 डिग्री, बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है। 1 डिग्री का बदलाव, जो पहले के तापमान में वृद्धि से अलग नहीं लगता, एक बहुत बड़ा बदलाव ला देता है। सफलता के क्षण अक्सर कई पिछली क्रियाओं का परिणाम होते हैं, जो एक बड़े बदलाव को लाने के लिए आवश्यक क्षमता का निर्माण करते हैं। ये पैटर्न हर जगह दिखाई देता है। कैंसर अपने जीवन का 80% हिस्सा बिना पता लगाए बिताता है, फिर कुछ महीनों में शरीर पर कब्जा कर लेता है। बांस को पहले 5 वर्षों तक मुश्किल से देखा जा सकता है क्योंकि यह भूमिगत रूप से व्यापक जड़ प्रणाली बनाता है और 6 सप्ताह के भीतर 90 फीट हवा में फैल जाता है। इसी तरह आदतें अक्सर तब तक कोई फर्क नहीं डालती जब तक आप एक महत्वपूर्ण सीमा पार नहीं कर लेते और प्रदर्शन के एक नए स्तर को अनलॉक नहीं कर लेते। किसी भी खोज के शुरुआती और मध्य चरणों में अक्सर निराशा की एक घाटी होती है। आप एक रैखिक तरीके से प्रगति करने की उम्मीद करते हैं और यह निराशाजनक है कि पहले दिनों, हफ्तों और यहां तक कि महीनों के दौरान अप्रभावी परिवर्तन कैसे लग सकते हैं। ऐसा नहीं लगता कि आप कहीं जा रहे हैं। ये किसी भी जटिल प्रक्रिया की एक पहचान है। सबसे शक्तिशाली परिणाम देरी से मिलते हैं। यह उन मुख्य कारणों में से एक है जिनकी वजह से ऐसी आदतें बनाना इतना मुश्किल है जो लंबे समय तक बनी रहें। लोग कुछ छोटे छोटे बदलाव करते हैं, ठोस परिणाम देखने में विफल रहते हैं और रुकने का फैसला करते हैं। आप सोचते हैं, मैं 1 महीने से हर दिन दौड़ रहा हूं, तो मैं अपने शरीर में कोई बदलाव क्यों नहीं देख सकता? एक बार जब इस तरह की सोच हावी हो जाती है, तो अच्छी आदतों को किनारे कर देना आसान हो जाता है। लेकिन सार्थक बदलाव लाने के लिए, आदतों को इस पठार को तोड़ने के लिए लंबे समय तक बने रहने की आवश्यकता है, जिसे मैं लेटेंट पोटेंशियल का पठार कहता हूं। अगर आप खुद को एक अच्छी आदत बनाने या एक बुरी आदत को तोड़ने के लिए संघर्ष करते हुए पाते हैं, तो ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आपने सुधार करने की अपनी क्षमता खो दी है। ऐसा अक्सर इसलिए होता है क्योंकि आपने अभी तक लेटेंट पोटेंशियल के पठार को पार नहीं किया है। कड़ी मेहनत करने के बावजूद सफलता न मिलने की शिकायत करना एक बर्फ के टुकड़े के बारे में शिकायत करने जैसा है जिसे 25 से 31 डिग्री तक गर्म करने पर वो पिघलता नहीं है। आपका काम बर्बाद नहीं हुआ, ये बस संग्रहित किया जा रहा है। सारी क्रिया 32 डिग्री पर होती है। जब आप अंततः लेटेंट पोटेंशियल के पठार को तोड़ते हैं, तो लोग इसे रातों रात सफलता कहेंगे। बाहरी दुनिया केवल सबसे नाटकीय घटना को देखती है, न कि उसके पहले की सभी घटनाओं को। लेकिन आप जानते हैं कि यह वह काम है जो आपने बहुत पहले किया था, जब ऐसा लग रहा था कि आप कोई प्रगति नहीं कर रहे हैं, जो आज की छलांग को संभव बनाता है। ये भूगर्भीय दबाव के बराबर है। 2 टेक्टोनिक प्लेटें लाखों सालों तक एक दूसरे से टकरा सकती हैं, धीरे धीरे तनाव बढ़ता रहता है। फिर एक दिन वे एक दूसरे से फिर से टकराती हैं, उसी तरह जैसे वे सदियों से टकराती आ रही हैं, लेकिन इस बार तनाव बहुत ज्यादा है। भूकंप आता है। बदलाव में सालों लग सकते हैं इससे पहले कि यह सब एक साथ हो। महारत हासिल करने के लिए धैर्य की जरूरत होती है। सैन एंटोनियो स्पर्स, जो NBA इतिहास की सबसे सफल टीमों में से एक है, के लॉकर रूम में समाज सुधारक जेकब रीस का एक उद्धरण लटका हुआ है। जब कुछ भी मदद नहीं करता है, तो मैं जाकर पत्थर काटने वाले को देखता हूं जो अपनी चट्टान पर हथौड़ा चला रहा है, शायद 100 बार बिना किसी दरार के। फिर भी 100वें झटके में ये 2 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा, और मुझे पता है कि यह आखिरी झटका नहीं था जिसने ऐसा किया, बल्कि वो सब कुछ था जो पहले हुआ था।
सभी बड़ी चीजें छोटी शुरुआत से आती हैं। हर आदत का बीज एक छोटा सा निर्णय होता है, लेकिन जैसे जैसे वो निर्णय दोहराया जाता है, आदत अंकुरित होती है और मजबूत होती जाती है। जड़ें खुद ब खुद जम जाती हैं और शाखाएं बढ़ती जाती हैं। एक बुरी आदत को तोड़ने का काम हमारे भीतर एक शक्तिशाली ओक को उखाड़ने जैसा है, और एक अच्छी आदत बनाने का काम एक दिन में एक नाजुक फूल की खेती करने जैसा है। लेकिन ये क्या निर्धारित करता है कि हम एक आदत के साथ इतने लंबे समय तक टिके रहते हैं कि लेटेंट पोटेंशियल के पठार से बच सकें और दूसरी तरफ पहुंच सकें? ऐसा क्या है जो कुछ लोगों को अवांछित आदतों में फंसने और दूसरों को अच्छी आदतों के बढ़ते प्रभावों का आनंद लेने में सक्षम बनाता है? लक्ष्यों को भूल जाइए, व्यवस्थाओं पर ध्यान दीजिए। प्रचलित ज्ञान का दावा है कि जीवन में जो हम चाहते हैं उसे प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका बेहतर आकार में आना, एक सफल व्यवसाय बनाना, अधिक आराम करना और कम चिंता करना, दोस्तों और परिवार के साथ अधिक समय बिताना, विशिष्ट कार्यान्वयन योग्य लक्ष्य निर्धारित करना है। कई सालों तक मैं भी इसी तरह अपनी आदतों के प्रति दृष्टिकोण रखता था। हर एक लक्ष्य हासिल करना था। मैंने स्कूल में जो ग्रेड पाना चाहता था, जिम में जो वजन उठाना चाहता था, व्यवसाय में जो लाभ कमाना चाहता था, उसके लिए लक्ष्य निर्धारित किए। मैं कुछ में सफल रहा, लेकिन मैं उनमें से बहुत से में असफल रहा। आखिरकार मुझे एहसास होने लगा कि मेरे परिणामों का मेरे द्वारा निर्धारित लक्ष्यों से बहुत कम लेना देना था और लगभग सब कुछ उन प्रणालियों से था जिनका मैंने पालन किया। सिस्टम और लक्ष्यों के बीच क्या अंतर है? यह एक ऐसा अंतर है जो मैंने सबसे पहले स्कॉट एडम्स से सीखा, जो डिल्बर्ट कॉमिक के पीछे कार्टूनिस्ट हैं। लक्ष्य उन परिणामों के बारे में है जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं। सिस्टम उन प्रक्रियाओं के बारे में है जो उन परिणामों की ओर ले जाती हैं। यदि आप एक कोच हैं, तो आपका लक्ष्य चैंपियनशिप जीतना हो सकता है। आपका सिस्टम वह तरीका है जिससे आप खिलाड़ियों की भर्ती करते हैं, अपने सहायक कोचों का प्रबंधन करते हैं और अभ्यास करते हैं। यदि आप एक उद्यमी हैं, तो आपका लक्ष्य $1 मिलियन का व्यवसाय बनाना हो सकता है। आपका सिस्टम वह तरीका है जिससे आप उत्पाद विचारों का परीक्षण करते हैं, कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं और मार्केटिंग अभियान चलाते हैं। यदि आप एक संगीतकार हैं, तो आपका लक्ष्य एक नया टुकड़ा बजाना हो सकता है। आपका सिस्टम यह है कि आप कितनी बार अभ्यास करते हैं, आप कैसे कठिन उपायों को तोड़ते और उनसे निपटते हैं, और अपने प्रशिक्षक से प्रतिक्रिया प्राप्त करने का आपका तरीका। अब दिलचस्प सवाल, अगर आप अपने लक्ष्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दें और सिर्फ अपने सिस्टम पर ध्यान दें, तो क्या आप फिर भी सफल होंगे? उदाहरण के लिए, अगर आप बास्केटबॉल कोच हैं और चैंपियनशिप जीतने के अपने लक्ष्य को नजरअंदाज कर दें और सिर्फ इस बात पर ध्यान दें कि आपकी टीम हर दिन अभ्यास में क्या करती है, तो क्या आपको फिर भी नतीजे मिलेंगे? मुझे लगता है कि आपको मिलेंगे। किसी भी खेल में लक्ष्य सबसे अच्छा स्कोर हासिल करना होता है, लेकिन पूरे खेल में स्कोरबोर्ड को घूरते रहना हास्यास्पद होगा। जीतने का एकमात्र तरीका हर दिन बेहतर होता जाना है। 3 बार के सुपर बाउल विजेता बिल वॉल्श के शब्दों में, स्कोर खुद ही ठीक हो जाता है। जीवन के दूसरे क्षेत्रों के लिए भी यही सच है। अगर आप बेहतर नतीजे चाहते हैं, तो लक्ष्य तय करना भूल जाएं। इसके बजाय अपने सिस्टम पर ध्यान दें। मेरा इससे क्या मतलब है? क्या लक्ष्य पूरी तरह से बेकार हैं? बिल्कुल नहीं। लक्ष्य दिशा तय करने के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन सिस्टम प्रगति करने के लिए सबसे अच्छे होते हैं। जब आप अपने लक्ष्यों के बारे में सोचने में बहुत ज्यादा समय लगाते हैं और अपने सिस्टम को डिजाइन करने में पर्याप्त समय नहीं लगाते, तो कुछ समस्याएं पैदा होती हैं। समस्या संख्या 1, विजेता और हारने वाले के लक्ष्य समान होते हैं। लक्ष्य निर्धारण में उत्तरजीविता पूर्वाग्रह का गंभीर मामला है। हम उन लोगों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो जीतते हैं उत्तरजीवी और गलती से मान लेते हैं कि महत्वाकांक्षी लक्ष्यों ने उन्हें सफलता दिलाई, जबकि उन सभी लोगों को अनदेखा कर देते हैं जिनका उद्देश्य वही था लेकिन वे सफल नहीं हुए। हर ओलंपियन स्वर्ण पदक जीतना चाहता है। हर उम्मीदवार नौकरी पाना चाहता है। और अगर सफल और असफल लोग एक ही लक्ष्य साझा करते हैं, तो लक्ष्य वह नहीं हो सकता जो विजेताओं को हारने वालों से अलग करता है। टूर डी फ्रांस जीतने का लक्ष्य ब्रिटिश साइकिल चालकों को खेल के शीर्ष पर नहीं ले गया। संभवतः वे हर साल पहले दौड़ जीतना चाहते थे, ठीक हर दूसरी पेशेवर टीम की तरह। लक्ष्य हमेशा से था। ये केवल तब हुआ जब उन्होंने निरंतर छोटे सुधारों की एक प्रणाली को लागू किया जिससे उन्हें एक अलग परिणाम मिला। समस्या संख्या 2, लक्ष्य प्राप्ति केवल एक क्षणिक परिवर्तन है।
कल्पना करें कि आपके पास एक गंदा कमरा है और आप इसे साफ करने का लक्ष्य निर्धारित करते हैं। यदि आप साफ सफाई करने के लिए ऊर्जा जुटाते हैं, तो आपके पास अभी के लिए एक साफ कमरा होगा। लेकिन यदि आप वही लापरवाह, पैक रैट आदतें बनाए रखते हैं, जो पहले स्थान पर एक गंदे कमरे का कारण बनी, तो जल्द ही आप अव्यवस्था के एक नए ढेर को देखेंगे और प्रेरणा के एक और विस्फोट की उम्मीद करेंगे। आप उसी परिणाम का पीछा करते रह जाते हैं क्योंकि आपने इसके पीछे की प्रणाली को कभी नहीं बदला। आपने कारण को संबोधित किए बिना एक लक्षण का इलाज किया। एक लक्ष्य प्राप्त करना केवल क्षण भर के लिए आपके जीवन को बदलता है। ये सुधार के बारे में एक विरोधाभासी बात है। हमें लगता है कि हमें अपने परिणामों को बदलने की जरूरत है, लेकिन परिणाम समस्या नहीं है। हमें वास्तव में उन प्रणालियों को बदलने की जरूरत है जो उन परिणामों का कारण बनती हैं। जब आप परिणामों के स्तर पर समस्याओं को हल करते हैं, तो आप उन्हें केवल अस्थायी रूप से हल करते हैं। अच्छे के लिए सुधार करने के लिए आपको सिस्टम स्तर पर समस्याओं को हल करने की आवश्यकता है। इनपुट को ठीक करें और आउटपुट खुद को ठीक कर लेंगे। समस्या संख्या 3, लक्ष्य आपकी खुशी को सीमित कर देते हैं। किसी भी लक्ष्य के पीछे अंतर्निहित धारणा यह है, एक बार जब मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगा, तो मैं खुश हो जाऊंगा। लक्ष्य प्रथम मानसिकता के साथ समस्या यह है कि आप लगातार अगले मील के पत्थर तक खुशी को टालते रहते हैं। मैं इस जाल में इतनी बार फंस चुका हूं कि मैं गिनती ही नहीं कर पाया हूं। सालों तक खुशी हमेशा मेरे भविष्य के लिए कुछ ऐसा था जिसका मैं आनंद ले सकता था। मैंने खुद से वादा किया था कि एक बार जब मैं 20 पाउंड की मांसपेशियां हासिल कर लूंगा या जब मेरा व्यवसाय न्यूयॉर्क टाइम्स में छपेगा, तो मैं आखिरकार आराम कर सकता हूं। इसके अलावा लक्ष्य एक या संघर्ष पैदा करते हैं। या तो आप अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं और सफल होते हैं, या आप असफल होते हैं और आप निराश होते हैं। आप मानसिक रूप से खुद को खुशी के एक संकीर्ण संस्करण में बांध लेते हैं। ये गलत दिशा में जाने वाला है। ये संभावना नहीं है कि जीवन के माध्यम से आपका वास्तविक मार्ग आपके दिमाग में उस सटीक यात्रा से मेल खाएगा जो आपने शुरू करते समय सोचा था। जब सफलता के कई रास्ते हैं, तो अपनी संतुष्टि को एक परिदृश्य तक सीमित रखना कोई मतलब नहीं रखता। सिस्टम प्रथम मानसिकता इसका प्रतिकारक प्रदान करती है। जब आप उत्पाद के बजाय प्रक्रिया से प्यार करने लगते हैं, तो आपको खुद को खुश होने की अनुमति देने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता। आप जब भी अपना सिस्टम चला रहे हों, तब संतुष्ट हो सकते हैं। और एक सिस्टम कई अलग अलग रूपों में सफल हो सकता है, न कि केवल उसी रूप में जिसकी आपने पहली बार कल्पना की थी। समस्या संख्या 4, लक्ष्य दीर्घकालिक प्रगति के विपरीत हैं। अंत में एक लक्ष्य उन्मुख मानसिकता एक यो-यो प्रभाव पैदा कर सकती है। कई धावक महीनों तक कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन जैसे ही वे फिनिश लाइन पार करते हैं, वे प्रशिक्षण बंद कर देते हैं। दौड़ अब उन्हें प्रेरित करने के लिए नहीं है। जब आपकी सारी मेहनत एक खास लक्ष्य पर केंद्रित होती है, तो इसे हासिल करने के बाद आपको आगे बढ़ाने के लिए क्या बचता है? यही कारण है कि कई लोग लक्ष्य हासिल करने के बाद खुद को अपनी पुरानी आदतों में वापस पाते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने का उद्देश्य खेल जीतना है। सिस्टम बनाने का उद्देश्य खेल को जारी रखना है। सच्ची दीर्घकालिक सोच लक्ष्यहीन सोच है। ये किसी एक उपलब्धि के बारे में नहीं है। यह अंतहीन परिशोधन और निरंतर सुधार के चक्र के बारे में है। अंततः, ये प्रक्रिया के प्रति आपकी प्रतिबद्धता है जो आपकी प्रगति को निर्धारित करेगी। छोटी छोटी आदतों की व्यवस्था। अगर आपको अपनी आदतें बदलने में परेशानी हो रही है, तो समस्या आप नहीं हैं। समस्या आपकी व्यवस्था है। बुरी आदतें बार बार खुद को दोहराती हैं, इसलिए नहीं कि आप बदलना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए कि आपके पास बदलाव के लिए गलत व्यवस्था है। आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं पहुंच पाते। आप अपनी व्यवस्था के स्तर तक गिर जाते हैं। एक लक्ष्य के बजाय समग्र व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करना इस पुस्तक के मुख्य विषयों में से एक है। ये परमाणु शब्द के पीछे छिपे गहरे अर्थों में से एक है। अब तक आप शायद समझ गए होंगे कि परमाणु आदत का मतलब है एक छोटा सा बदलाव, मामूली लाभ, 1% सुधार। लेकिन परमाणु आदतें कोई भी पुरानी आदत नहीं है, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो। वे छोटी छोटी आदतें हैं जो एक बड़ी व्यवस्था का हिस्सा हैं। जैसे परमाणु अणुओं के निर्माण खंड होते हैं, वैसे ही परमाणु आदतें उल्लेखनीय परिणामों के निर्माण खंड हैं। आदतें हमारे जीवन के परमाणुओं की तरह होती हैं। प्रत्येक एक मूलभूत इकाई है जो आपके समग्र सुधार में योगदान देती है।
पहले तो ये छोटी छोटी दिनचर्याएं महत्वहीन लगती हैं, लेकिन जल्द ही वे एक दूसरे पर आधारित हो जाती हैं और बड़ी जीत को बढ़ावा देती हैं, जो इस हद तक बढ़ जाती है कि उनकी शुरुआती निवेश की लागत से कहीं ज्यादा होती है। वे छोटी और शक्तिशाली दोनों हैं। परमाणु आदतों के वाक्यांश का यही अर्थ है, एक नियमित अभ्यास या दिनचर्या जो न केवल छोटी और करने में आसान है, बल्कि अविश्वसनीय शक्ति का स्रोत भी है। यौगिक विकास की प्रणाली का एक घटक। अध्याय सारांश। आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज है। हर दिन 1% बेहतर होना लंबे समय में बहुत मायने रखता है। आदतें दोधारी तलवार हैं। वे आपके लिए या आपके खिलाफ काम कर सकती हैं। यही कारण है कि विवरणों को समझना आवश्यक है। छोटे बदलाव अक्सर तब तक कोई फर्क नहीं डालते जब तक आप एक महत्वपूर्ण सीमा पार नहीं कर लेते। किसी भी चक्रवृद्धि प्रक्रिया के सबसे शक्तिशाली परिणाम देरी से मिलते हैं। आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। परमाणु आदत एक छोटी आदत है जो एक बड़ी प्रणाली का हिस्सा है। जिस तरह परमाणु अणुओं के निर्माण खंड हैं, उसी तरह परमाणु आदतें उल्लेखनीय परिणामों के निर्माण खंड हैं। यदि आप बेहतर परिणाम चाहते हैं, तो लक्ष्य निर्धारित करना भूल जाएं। इसके बजाय अपने सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करें। आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं बढ़ते हैं, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिर जाते हैं। कृपया अगले अध्याय को अगले वीडियो में सुनें, और कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। यह मुझे आपके लिए ऐसे और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करेगा। सुनने के लिए धन्यवाद।